look at you and it's easy to see you are that someone. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है डियर मैन की क्लास में। पिछली वीडियो में हमने आपकी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट कर ली थी और आज हम बेसिक आईटी टूल के यूनिट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 को जरूर देखना पड़ेगा। उसके जो लास्ट पार्ट है उसमें हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किया था। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आपको ये वाली जो टॉपिक है ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट डज ऑल वर्क लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। जैसे मैंने बोला था कि पिछली यूनिट में हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कवर किया था। जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी का पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है ये इन्हें भी मैनेज करता है। ये एक तरह से है ना, एक मैनेजर की तरह काम करता है। जैसे एक कंपनी में जो मैनेजर होता है उसके ऊपर सारा काम होता है हर चीज को मैनेज करना, उसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मैनेजमेंट का काम देखना कि किसको क्या काम करना होगा। जैसे हमारी मेमोरी यूनिट है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, इनको कब यूज किया जाएगा, कब यूज नहीं किया जाएगा, इन सब चीजों का मैनेज करना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क होता है। Without operating system, we can't think about any other type of software because it provides platform to other software to work. देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा और अगर अदर यूनिट है तो उन अदर यूनिट का कोई वर्क ही नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें वर्क करने के लिए प्लेटफॉर्म हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जितनी भी हमारी यूनिट है, अगर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो वर्क नहीं कर सकती, और वर्क करने के लिए उन्हें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, क्योंकि जो हमारा यूजर है वो इनपुट देगा, जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हमें आउटपुट देगा, लेकिन उसके बीच में जितना भी वर्क रहता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रहता है। इट कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे के पूरे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिसोर्स अलोकेटर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हम इसे रिसोर्स अलोकेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्राइमरी एम दिए गए हैं जिसकी वजह से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। फर्स्ट है इजी टू यूज, हम कंप्यूटर को इजिली यूज कर सके और इसलिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे बनाया गया था। देन नेक्स्ट आपका एफिशिएंसी, हमारा कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क कर सके, हमारा आउटपुट हमेशा राइट आए, इसलिए भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। नेक्स्ट आपका फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें सारे फंक्शंस को कवर किया गया है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन ही हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट वर्ड से हमें पता चला कि हमें मेमोरी को मैनेज करना है, लेकिन कौन सी मेमोरी? वो होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी टू टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, उसे आप बाहर से लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के साथ ही आती है। अगर आप कंप्यूटर को खरीदते हैं उसके अंदर ही प्राइमरी मेमोरी लगी आती है, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो उस प्रोग्राम को स्टोर करके रखती है जिस पर हम अभी वर्क कर रहे हैं। वो जो प्रोग्राम है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहेगा और उसी को हमें मैनेज करना है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी को मैनेज करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी करता है। चलिए इन्हें देखते हैं। फर्स्ट है आपका कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज व्हाट पार्ट इज यूज बाय whom एंड व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये डिसाइड करता है जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसका कौन सा पार्ट किसके द्वारा यूज किया जाएगा और कौन सा यूज नहीं किया जाएगा। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जब आप एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम खोल रखो आपने उन्हें रन करने के लिए, तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम खोल रखे हैं तो आप एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम को मेमोरी दे सकते हैं, एक ही जगह पर मेमोरी जाएगी, उसके डाटा को स्टोर करेगी। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा हमारे प्रोग्राम को मेमोरी कब तक मिलेगी।
देन अलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेसर रिक्वेस्ट इट टू डू सो। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जितना भी हमारा प्रोसेस है जो रन होने लग रहा है, वो जो प्रोसेस जब मेमोरी को रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ इसी मेमोरी की ज़रूरत है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मेमोरी प्रोवाइड करेगा। Deallocate the memory when the processor no longer need it or has been terminated। देखिए जब हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी मेमोरी को डीअलोकेट कर देता है कि अब उसकी नीड नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस डिसाइड विच प्रोसेसर गेट द प्रोसेसर व्हेन एंड हाउ मच टाइम। देखिए जब हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट की बात आती है और आप मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का मैंने बता दिया था, आपने बहुत सारे प्रोग्राम रन करने के लिए रखे हुए हैं, तब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को हमारा जो प्रोसेसर है वो कब मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा। देखिए जो हमारे प्रोसेसिंग करने का जो डिवाइस होता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। जो हमारा ये फंक्शन होगा इसे हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के नाम से भी जानते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करता है, जैसे कि अलोकेट द प्रोसेसर टू प्रोसेसिंग। जब हमें प्रोसेसर की ज़रूरत होगी तो वो अलोकेट कर देता है प्रोसेसर को कि यहाँ पर उसकी नीड है। नेक्स्ट है सब पेंडिंग अ प्रोसेसर विच इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोसेसर फ्रॉम रन स्टेट टू वेट स्टेट। देखिए मान लीजिए आपने दो विंडो खो रखी है, एक विंडो ये आपके, एक विंडो ये है। आप इस पर काम कर रहे थे लेकिन अब आपने इसको ऑफ कर दिया, आपने इस विंडो को ओपन कर लिया, अब इस विंडो पर आप काम कर रहे हैं। तो ये जो आपकी पुरानी वाली विंडो थी जिस पर आप काम कर रहे थे ये आपसे आपके रन स्टेट से वेट स्टेट में आ जाती है। इसके लिए भी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए जो हमारा डिवाइस मैनेजमेंट है वो डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। अब डिवाइस कम्युनिकेशन आप सोचेंगे कि डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, तो इसका आंसर है यस, डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जो डिवाइसेस होते हैं जैसे अपना कंप्यूटर है, आपके पास 4-5 कंप्यूटर है, उनके बीच में रिसोर्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। अब कंप्यूटर के बीच में भी रिसोर्स को शेयर किया जाता है। जो हमारे कंप्यूटर है वो एक सीपीयू का यूज़ कर सकते हैं, एक प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो अपने डाटा को एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो इसे हमारा डिवाइस कम्युनिकेशन होता है। और देखिए डिवाइस मैनेजमेंट करने के लिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या एक्टिविटी करता है। कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेज, प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। देखिए डिवाइस मैनेजमेंट के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सभी डिवाइसेस को ट्रैक पे रखता है, यानी कि जब तक हमारे सभी डिवाइसेस सही से अटैच नहीं होंगे तब तक हमारे जो इनपुट है वो कंप्यूटर तक सही से नहीं पहुंचेगा और जो कंप्यूटर का जो आउटपुट होगा वो हमारे पास सही तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इनपुट और आउटपुट के बीच के रास्ते में कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हमारा जो डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइस मैनेजमेंट करता है। एंड प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इस प्रोग्राम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। एंड इट डिसाइड विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। देखिए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये डिसाइड करता है हमारे किस प्रोग्राम को हमारा जो डिवाइस है वो कब तक मिलेगा और कितने टाइम तक मिलेगा। अलोकेट द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे। जब हमारे डिवाइस को जब हमारे प्रोग्राम को किसी भी डिवाइस की ज़रूरत होती है ये एफिशिएंटली वैसे हमारे डिवाइस को अलोकेट करता है कि यहाँ पर उसकी नीड है। देन जब हमारी डिवाइस की नीड खत्म हो जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है, तो वो हमारी डिवाइस को डीअलोकेट कर देते हैं। फाइल मैनेजमेंट। A file system is normally organized into directories for easy navigation and usage। देखिए जो हमारी फाइल सिस्टम होती है वो हमारी डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। डायरेक्टरीज हमारे एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हमारी जो फाइल हैं जो हमारे फाइल और फोल्डर हैं वो स्टोर होते हैं। एंड दिस डायरेक्टरीज में कॉमन फाइल और अदर डायरेक्टरीज, जो हमारी ये डायरेक्टरीज है वो कॉमन फाइल भी हो सकती है या अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती है। और देखिए फाइल मैनेजमेंट में आता है जैसे क्रिएटिंग एंड डिलीट फाइल एंड क्रिएटिंग एंड डिलीट डायरेक्टरीज एंड बैकिंग अप फाइल इनटू मीडिया लाइक टेप। किसी भी हमारी जो फाइल है या फिर कोई भी डाटा है उसको किसी भी टेप वगैरह में डालना, किसी भी ऐसे अदर मीडिया में डालना भी हमारे फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी। बाय मीन ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डाटा। देखिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा अनऑथराइज्ड कोई भी ऐसे पर्सन आके है ना आपके जो डाटा है उसको देख नहीं सकते हैं।
तो ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग वर्ड पहले भी बहुत बार आया था, मैंने आपको इसका मीनिंग भी बताया था। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम देयर आर वन और मोर प्रोग्राम लोडेड इन मेन मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। देखिए जो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो हमारी मेन मेमोरी में लोड होते हैं। और ये जो प्रोग्राम होते हैं जो मेन मेमोरी में लोड है वो एग्जीक्यूट होने के लिए भी तैयार होते हैं। Only one program at a time is able to get the CPU for executing its instruction। देखिए हमारी जो CPU है वो एक बार में एक ही जो हमारा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, while all other are waiting for their turn। एक जो हमारा प्रोग्राम है वो तो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारे जितने भी बाकी जो प्रोग्राम होंगे वो अपनी टर्न का वेट कर रहे होते हैं। द मेन आइडिया ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ CPU। देखिए यहाँ जो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसीलिए बनाया गया था ताकि हम अपने जो CPU है उसके टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम यूज कर सके। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का आपको डायग्राम दिया गया है, इससे आप मल्टी प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और ये आपको कंप्यूटर पे ही नहीं बल्कि आपको है ना ये फ़ोन पर भी मिल जाता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको 4 वर्क करना है, अगर आप अपने फ़ोन में देखते हैं तो स्प्लिट का एक ऑप्शन आता है जिसके थ्रू आप जो 2 विंडो है वो एक ही साथ फ़ोन पर खोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 2 विंडो को खोल रखा है, जो 1 एंड जो 4 है वो आपके, ठीक है, लेकिन आप उन 2 विंडो में से आप एक ही विंडो को इनपुट दे सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग तो है, आपने बहुत सारे वर्क तो कर लिए, लेकिन आप इनपुट दे सकते हैं एक ही टाइम पर, और हमारा जो CPU होगा वो एक टाइम पर एक ही जॉब को प्रोसेस कर सकता है। तो ये हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का डायग्राम है, इसे आप बना सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका दूसरा टाइप है। मल्टीटास्किंग इज एन एक्सटेंशन टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो हमारा मल्टीटास्किंग है वो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में विस्तार से बताता है, बहुत ही विस्तार से बताएगा। देखिए मल्टीपल प्रोग्राम तभी बनाए जा सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल टास्क होंगे। द जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड इन द टाइम शेयरिंग मोड। देखिए जो हमारी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो हमारे जो भी प्रोग्राम है वो टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट होता है। टाइम शेयरिंग मोड में क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उनको सेम टाइम दे दिया जाता है अपने भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड दिस टर्म इज यूज्ड इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन मल्टीपल टास्क शेयर अ कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्स। देखिए जो आपकी ये टर्म है टाइम शेयरिंग मोड, यह हमारी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है क्योंकि हम आज के टाइम में है ना बहुत से रिसोर्स को शेयर करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर हो गया आपका, ये दूसरा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच है, लेकिन ये दोनों एक ही CPU को शेयर करें, ये आपका CPU है, इसको शेयर करें ये दोनों कंप्यूटर। तो ऐसे टाइम में जब हमारे बहुत सारे सिस्टम है और वो एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं तो ऐसे टाइम में हमारा टाइम शेयरिंग मोड यूज़ होता है, इसमें हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। देन ये आपका ओवर अटेम्प्ट है, इसे आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसमें जो मेन वर्ड है वो बैच है। आप अगर कभी कोचिंग के बारे में आपने कभी सुना होगा तो कोचिंग में बैचेस के हिसाब से क्लासेस ली जाती है, तो ये हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ उसी टाइप से है। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब टुगेदर। देखिए जो हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सेम जो वर्क होंगे उनके बैच बना दिए जाते हैं। जैसे आपने कोचिंग लेनी है, मान लीजिए ये 12th क्लास के स्टूडेंट है, ये 10th क्लास के स्टूडेंट है, तो ये 12th क्लास के स्टूडेंट का बैच हो जाता है, ये 10th क्लास के स्टूडेंट का बैच हो जाता है, क्योंकि इनका सिलेबस जो है वो सेम है और 10th क्लास का सिलेबस जो है सेम है। तो जो सेम सिलेबस वाले होंगे उनका बैचेस का टाइम अलग अलग रख दिया जाता है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जिनका वर्क अलग अलग मतलब सेम है उनके अलग अलग बैच बना दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब टुगेदर, यानी कि जो भी सिमिलर काइंड के जो हमारी जॉब्स होंगी, यानी कि जो हमारे सेम वर्क है, ये 12th क्लास का सेम वर्क है, ये 10th क्लास के सेम वर्क है, इन सबको एक साथ रख दिया लेकिन बैचेस हमारे अलग अलग बना दिए गए। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्ट विद आवर कंप्यूटर सिस्टम। अब ऐसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। देन यहाँ पर आपका ये डायग्राम दिया गया है, इसे समझने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मान लीजिए आपके पास जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4 है। जब वो ऑपरेशन के लिए गया तो आपने हमारा जो कंप्यूटर है सबसे पहले उसने ये देखा कि इन चारों में से किसके काम सेम हैं।
तो उसने तो बैच बना दिए। मान लीजिए हमारे जो बैच 1 है वो है MS एक्सेल को लेकर, देन बैच 2 है वो हमारा MS वर्ड को लेकर। तो बैच 1 में उन्होंने जो भी सेम जॉब थी, जॉब 1 एंड जॉब 3 सेम वर्क कर रही थी, जॉब 2 एंड जॉब 4 सेम वर्क कर रही थी। इनका अलग अलग बैच बना दिया, तो ये बैचेस के हिसाब से हमारे CPU के पास जाएंगे, देन प्रोसेस होकर हमें आउटपुट मिल जाएगा। इससे हमारा क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है उसको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और एफिशिएंटली वर्क करता है हमारा कंप्यूटर। आगे दिया गया आपका एडवांटेज, इट इज़ यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विद द लार्ज फाइल विच कैन टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। देखिए जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़फुल तब रहता है जब आपके पास लार्ज फाइल्स होती हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी फाइल है तो जो हमारा कंप्यूटर है वो सेम फाइल को इकट्ठा कर लेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा, तो उसे एग्जीक्यूट करने में आसानी होती है। देन इसके डिसएडवांटेज हैं, वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूजर डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद इट। देखिए हमने इसके डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें यूज़र और जो कंप्यूटर उसके बीच में इंटरेक्शन नहीं रहता है, ये इसकी बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विद टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि जो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। तो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट यही था, जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पर ही वर्क करता है। एंड हेयर द CPU विल प्रोवाइड अ सम टाइम पीरियड टू ईच एंड एवरी प्रोसेसर टू कंप्लीट इट टास्क एज सुन एज पॉसिबल, वेदर इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। देखिए जो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर जो CPU है वो जो जितने भी आपके प्रोग्राम हैं सबको सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है अपने प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए। चाहे आपका जो प्रोसेस है वो लॉन्ग प्रोसेस है या फिर शॉर्ट प्रोसेस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जितने भी प्रोसेस होंगे उनको सेम टाइम ही दिया जाएगा। देखिए ये आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे आपका प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4 है। इनमें से मान लीजिए ये 2 लॉन्ग प्रोसेस है एंड आपका ये शॉर्ट प्रोसेस है, लेकिन इन सबको 10 सेकंड दिया जाता है। CPU 10 सेकंड देगा इन सबको प्रोसेस करने के लिए। देन इसकी दी गई है एडवांटेज, इफ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज कंप्लीट देन द टाइम बिटवीन द अदर टास्क इंक्रीज। अब मान लीजिए आपका जो प्रोसेस 1 है अगर वो शॉर्ट प्रोसेस है और वो 10 सेकंड की जगह आपका 5 सेकंड लेता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आपके जो इसके एक्स्ट्रा 5 सेकंड बचेंगे वो प्रोसेस 2 को दे दिया जाएगा। देन इसकी डिसएडवांटेज, sometime in the operating system there may be a problem of data communication। कई बार इसमें क्या होता है जी, डाटा कम्युनिकेशन में है ना, इनमें प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इतने सारे डाटा होते हैं। अब मान लीजिए ये जो प्रोग्राम है अगर वो लेंथी है और ये शॉर्ट है तो इनके डाटा जो कम्युनिकेशन होगी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर आ सकती है, ये इसकी बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, when many computers are interconnected to each other through a network for the purpose of saving their task, then it is called distributed operating system। देखिए जब हमारे बहुत से कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं नेटवर्क के थ्रू, वो भी जो भी हमारा डाटा है उसको सेव करने के पर्पज से, तो इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका डायग्राम दिया गया है, ये आपके 4 कंप्यूटर दिए गए हैं। अब मान लीजिए ये चारों कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्ट हैं, तो अब इस कंप्यूटर का जो डाटा है वो इसमें शेयर हो सकता है, इसका डाटा इसमें शेयर हो सकता है, बल्कि एक दूसरे के साथ भी डाटा को शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे और शेयर इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा डाटा है वो इनमें सेव रह सके, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए हैं। एडवांटेज है, इफ अ नोड इज ओवर रश द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दे शेयर द लोड टू अदर नोड ऑफ द नेटवर्क। अब मान लीजिए जो ये हमारा नोड है इसके पास बहुत ही सारा वर्क है, अब वो इतने सारे डाटा को मतलब सेव नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, वो नेटवर्क के थ्रू अपने डाटा को शेयर कर देता है दूसरे नोड में। अब मान लीजिए जो हमारा ये नोड 1 है इसने नोड 2 के साथ अपने डाटा को शेयर कर दिया सेव करने के लिए, तो इसका जो जितना भी लोड था वो लोड कम हो जाता है। देन इसके डिसएडवांटेज, इफ द नेटवर्क इज स्प्रेड कम्युनिकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर इज ब्रोकन। अब मान लीजिए जो हमारा ये तो छोटा नेटवर्क है, लेकिन हमारे जो नेटवर्क है वो अगर वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क बन जाता है, तो उसमें डाटा कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारी इसकी डिसएडवांटेज थी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to